महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यह अरबों की जमीन है। जिस तरह अंग्रेज को इंग्लैंड से वहां जमीन उनका मुल्क है, वतन है, जिस तरह फ्रांस के लोगों का फ्रेंच लोगों का फ्रांस है, इस तरह अरबों के लिए फलस्तीन है। जो महात्मा गांधी ने कहा था। आप बताइए कि एक 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को। इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। इंटरनेशनल लॉ के तहत ये जो कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं गाजा की जनता को, वो वॉर क्राइम है। वो कलेक्टिव पनिशमेंट वॉर क्राइम है। आप उन पे मार रहे हैं उन लोगों को, उनका पानी बंद कर दिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए, उनके अस्पतालों में दवाएं, ऑक्सीजन छोड़ी दवाएं नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। आप कलेक्टिव पनिशमेंट गाजा की जनता को दे रहे हैं, 22 लाख की जनता को, और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। कैसे खामोश बैठ रहे हैं आप? वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। कितने कितने साल से ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है मालूम आपको? 80-85 साल से उस जगह पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। वो कैसा रह रहे हैं, कभी अंदाजा भी करिए आप उन लोगों को। कोविड के दरमियान में जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में थे, उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन 16 साल से गाजा में है। 16 साल से गाजा में है, तो कौन से इंसानियत के मजारे किए जा रहे हैं? देख नहीं, दुनिया देख नहीं रही है कि मासूम बच्चे बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसमें मर रहे हैं। अस्पताल का डॉक्टर रो रहा है कि इलाज करने का दिखता है कि अपनी मां और बाप उसके मरे हुए हैं वहां पर। तो ये तो इंसानियत का मसला है। हम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये बोलना चाहेंगे कि आप इसको रुकाइए, आप इसको रुकाइए, ये गलत हो रहा है। जो भी वायलेंस हो रहा है हम उसका कंडेम करते, तो हमास का नाम वो हर एक को कंडेम करते। आपको नाम से आप बोली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बोल सकते आपका चैनल? क्यों आप लोग ज़ायनिज्म को सपोर्ट कर रहे? क्यों आप लोग जो 16 साल से वहां पे आप लोग बोल रहे थे अपने टीवी चैनल पे, आपका एंकर बोल रहा है कि जो इजराइल की सरकार कर रही है वो वॉर क्राइम है। अमित शाह को जाके बोले कि सर ये क्राइम पढ़ाया जा रहा है। बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलते क्यों नहीं? आप बोलिए ना, वो उनको जाके बोलिए। अरे छोड़िए ना, वो ये सब जाके बोलिए। ये इलेक्शन हार गया ना, इन इलेक्शन हार गया यूपी में, तकलीफ में होगा बेचारा, पेट में दर्द है उसको। इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ऑपरेसर है, फलस्तीनी ऑपरेस्ड हो रहे हैं पिछले 80 साल से। ये फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं वो भी वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ये फैक्ट है, इसको आप इन्हों बोले मत डालो। आप पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ के बोलो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे उस वक्त भी, जब आप लोगों ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि कहीं आप ये सवाल चुनाव को सामने देखकर नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप नाराज हो गए आप लोग। बोले ठीक है, आप पूछिए, बिल्कुल आप आजाद हैं, सहाफी आजाद है, हम जवाब दिए। मगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का झूठा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा था फलस्तीन के बारे में? महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यह अरबों की जमीन है। जिस तरह अंग्रेज को इंग्लैंड से वहां जमीन उनका मुल्क है, वतन है, जिस तरह फ्रांस के लोगों का फ्रेंच लोगों का फ्रांस है, इस तरह अरबों के लिए फलस्तीन है। जो महात्मा गांधी ने कहा था। क्या हमने सॉलिडेरिटी का स्टैंप नहीं इशू किया था? और ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस के ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, ये कांग्रेस ने किया था ये। तो अब जब वहां पर हम सॉलिडेरिटी उनसे दी, और हमारे मौजूदा वजीर आजम ने तो लेटर लिखा, और फिर एमईए का स्पोक्सपर्सन बोल दिया कि दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन एंड वी आर फॉर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। मैं तो वही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्लो एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कहा गया था कि 5 साल में एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन एक मुल्क बनेगा।
5 साल जाके 30 साल हो गए। सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज जब वहां गई थी इजराइल को, तो वो यहां गए थे, गाजा में गए थे, फिर महमूद अब्बास आए यहां पर। तो मैं तो वही बात कर रहा हूं। और इजराइल ऑक्यूपायर है और इंटरनेशनल लॉ और वॉर क्राइम से वहां की जो सरकार कर रही है कि आप गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि एक 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। आप उनको, वो तो ओपन एयर प्रिजन है, गाजा 16 साल से ओपन एयर प्रिजन है। वायलेंस की हम कंडेम उस पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं, मगर आप कैसे कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं पूरे गाजा के लोगों को? आप पूरे उसको खाली करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाओ या इजिप्ट के डेजर्ट में चले जाओ। ये कैसे होगा? और इसका इंपैक्ट क्या होगा उस पूरे एरिया में, जिसको हम इंडियंस बोलते हैं वेस्ट एशिया? उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? हमारा तेल आता है वहां से, हमारे भारत के लोग इन तमाम अतराफ के कंट्रीज में काम करते हैं। तो यही हम कह रहे हैं, इसको चुनाव का मुद्दा कहां है ये? सर रोकने की तो दूर की बात है, रोकने की तो दूर की बात है, मगर अभी तो ग्राउंड वॉर शुरू करने वाला है इजराइल बोल के। ये इजराइल जो गाजा में और वेस्ट बैंक में, ये इजराइल ऑक्यूपायर है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये जो कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं गाजा की जनता को, वो वॉर क्राइम है, वो कलेक्टिव पनिशमेंट वॉर क्राइम है। आप उन पे मार रहे हैं उन लोगों को, उनका पानी बंद कर दिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए, उनके अस्पतालों में दवाएं, ऑक्सीजन छोड़ी दवाएं नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। आप कलेक्टिव पनिशमेंट गाजा की जनता को दे रहे हैं, 22 लाख की जनता को, और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। कैसे खामोश बैठ रहे हैं आप? वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। कितने साल से ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है मालूम आपको? 80-85 साल से उस जगह पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। वो कैसा रह रहे हैं, कभी अंदाजा भी करिए आप उन लोगों को। उनके बच्चों को वीजा मिलता, बाहर नहीं जा सकते। काम करना है तो उनको, अरे भाई कोविड के दरमियान में जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में थे, उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन 16 साल से गाजा में है। 16 साल से गाजा में है, तो कौन से इंसानियत के मजारे किए जा रहे हैं? देख नहीं, दुनिया देख नहीं रही है कि मासूम बच्चे बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसमें मर रहे हैं। अस्पताल का डॉक्टर रो रहा है कि इलाज करने का देखता है कि अपनी मां और बाप उसके मरे हुए हैं वहां पर। तो ये तो इंसानियत का मसला है। हम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये बोलना चाहेंगे कि आप इसको रुकाइए, आप इसको रुकाइए, ये गलत हो रहा है। गुलाबी गाड़ी का नहीं, मेरी गाड़ी अलग है। मेरी गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, उनकी गाड़ी उनकी मुबारक। मगर पंजा कौन पकड़ा हुआ है? आरएसएस वाला पंजा पकड़ा हुआ है, बीजेपी से आने वाला पंजा पकड़ा हुआ है। ये बात सोचने की है। सर सर गाजा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया, जो भी वायलेंस हो रहा है हम उसका कंडेम करते, तो हमास का नाम वो हर एक को कंडेम करते। आपको नाम से आप बोली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बोल सकते आपका चैनल? क्यों आप लोग ज़ायनिज्म को सपोर्ट कर रहे? क्यों आप लोग जो 16 साल से वहां पे आप लोग बोल रहे थे अपने टीवी चैनल पे, आपका एंकर बोल रहा है कि जो इजराइल की सरकार कर रही है वो वॉर क्राइम है? बोलिए ना आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो मर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके बच्चे मर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके पीने का पानी बंद हो गया, जिसको गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। आपके टीवी के एंकर्स को बोलना चाहिए। इतनी मोहब्बत क्यों है आपको ऑक्यूपायर से, वहां पर जो ऑक्यूपायर इजराइल?
है। वो एक काम करिए, उनको जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, जाके उनके अमित शाह को जाके बोले कि सर ये क्राइम पढ़ाया जा रहा है। बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलते क्यों नहीं, आप बोलिए ना, जो वो उनको जाके बोलिए। अरे छोड़िए ना, वो ये सब जाके बोलिए। ये इलेक्शन हार गया ना, इन इलेक्शन हार गया यूपी में, तकलीफ नहीं होगा, बेचारा पेट में दर्द है उसको। नहीं, देखिए सुनिए, ऐसा नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ऑपरेसर है, फलस्तीनी ऑपरेस्ड हो रहे हैं पिछले 80 साल से, ये फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं वो भी वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ के तहत, ये फैक्ट है। इसको आप इनू बोले मत डालो, आप पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ के बोलो आप। तो आप उसके बाद एमईए का स्टेटमेंट भी आया, और ये क्यों हो रहा है? अगर ऑस्लो एग्रीमेंट जो आप बोले थे कि 5 साल में इजराइल पैलेस्टीन एक कंट्री बन जाएगा, 30 साल हो गए, क्यों नहीं बना रहे आपका पैलेस्टाइन को? आप पैलेस्टाइन को बनाइए, सब खत्म हो जाता, वायलेंस खत्म हो जाता। आप यूक्रेन में जाते हैं, हाँ, यूक्रेन में जाते हैं तो वहां पर आपको यूक्रेन में हमला हो रहा, तो आप पूरी यूक्रेन की मदद करते हथियारों से। रशिया यूक्रेन में इन्वेड करता है तो पूरे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन सब जाते हैं, हथियार देते हैं यूक्रेन को। क्यों देते हैं हथियार? क्योंकि रशिया ने वहां इन्वेजन किया, ऑक्यूपायर है रशिया वहां पे। तो यहां पर इजराइल 75-80 साल से ऑक्यूपायर है पैलेस्टीनियन लैंड्स का। यूक्रेन में करे तो बहुत अच्छा, और यहां पर आप बोलते नहीं है। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है पैलेस्टीनियंस को, ये वॉर क्राइम है। ये वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता है, मगर अगर पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाता तो ये सब वायलेंस होता ही नहीं था ना। ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, यासिर अरफात खड़े हुए हैं, इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, जो भी थे। अब क्या हो गया, 30 साल हो गए। मैं किसी पार्टी जो मेरी पार्टी के नहीं है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। जो उनसे पूछ लीजिए, मेरी पार्टी की तरफ से मैं बोलूंगा या मेरे जो स्पोक्स पर्सन है वो बोलेंगे। नहीं, वो बोलेंगे। नहीं, मैं बोल दिया ना, वो आदमी हारा हुआ है, गम में है और बकवास बक रहा है। उनको चाहिए कि जाकर अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को बोलिए, लिख कर दीजिए। अब वो हसन साहब क्या बोले मेरे को नहीं मालूम, मैं क्यों जवाब दूंगा उनको। इस देश का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। और उस वक्त जितने भी नेता थे वो सब जिम्मेदार। मेरे को अच्छी तरह याद है, अगर आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, पढ़िए। उसमें मौलाना आजाद खून के आंसू हुए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पास गए कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, मौलाना आजाद ने कहा था। अरे मैडम देखिए, ये क्या, मैं एक इतना बेचैन और बेताब हूं कि आप मेरे को गाली भी देंगे, मेरे को क्या क्या नहीं बोलते ये लोग। कोई डिक्शनरी में कोई अल्फाज बचे हैं जो उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए, मगर इतनी गालियां, इतना झूठ, इल्जाम लगाते हैं। वो तेलंगाना की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह और ये आवाम उन इन तमाम बातों का जवाब देंगे। पहले तो आप बोलते कि मैं वो ऐसा बोलते, फिर आप ये कितना इससे एक बात मालूम हो रही कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में अटर कंफ्यूजन है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अपनी पार्टी के बारे में बोल सकता हूं, दूसरे पार्टी के जिम्मेदार अगर बोल रहे हैं तो वो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, वो समझा सकेंगे आप। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम रोज दारुसलाम में हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे से 3 बजे तक बैठते। हमारा मैनिफेस्टो में हम काम कर रहे, हमारे एरिया में हमारे पूरे पार्टी के मेंबर्स, हमें हमारा आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, दैट इज आवर मैनिफेस्टो। और मैं आपको बोल रहा हूं, आरटीआई एप्लीकेशन डाल के निकाल के देख लो, जहां से एमआईएम पार्टी के एमएलए थे, कितना डेवलपमेंट का काम
ग्रेटर जीएचएमसी से हुआ, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हुआ। आप निकाल के देख लो कितने शादी मुबारक के चेक्स सबसे ज्यादा अगर बांटे गए तो हमारे एमएलएस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का रिकॉर्ड निकाल के देख लो आप, कितने माइनॉरिटी टेमरिस के स्कूल जूनियर कॉलेजेस है, आप वो देख लो कि हम हर साल गवर्नमेंट आप एमआईएम पार्टी की तरफ से 2005 से हम लोग हर साल 17,000 गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में वहां बच्चों के एजुकेशन स्कीम हम बैग्स देते, एग्जाम की फीस देते, उनको प्राइजेस देते। ये हमारा काम है, ये हम ये काम को लेकर आवाम के सामने जाएंगे। और तेलंगाना में लोग जानते हैं कि एमआईएम एक गरीबों की, मजलूमों की एक ताकतवर सियासी आवाज है। वो जानते हैं कि पिछले 65 साल की मेहनत और कुर्बानियों के बाद आज हमको ये मौका मिला है। तो ये सब चीजें हैं। सर, एक सवाल ये भी कि अब बीआरएस ने जो अपनी लिस्ट दी थी, अब आप भी अपनी लिस्ट देंगे। हो, मैं बोल रहा हूं ना, आमतौर पर दोनों जगहों पर अगर मतलब एक ही जगह पर अगर आपके और बीआरएस के लोग खड़े होंगे तो आपको नहीं होगा? जहां मैं आपको मैडम मैं आपको कई बार कह चुका हूं, जहां पे एमआईएम के कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे वहां पे हम एमआईएम कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे। जहां पे नहीं रहेंगे वहां पर तेलंगाना के अवाम केसीआर को तीसरी मर्तबा अपना मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, आपका सवाल समझ गया, आपको जवाब भी दे दिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।